चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.1 3.2 हमने कंप्लीट की और 3.3 के आधे सम्स हमने देखे थे। 3.3 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी और आज हम लोग उसी के आगे सम्स कंटिन्यू करें। और ध्यान देना, हर सम में जो जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जो नए रूल्स आ रहे हैं, तो उसे नोट करते जाना, अच्छी तरह से याद करते जाना। तो देखो, अब एक्सरसाइज 3.3 में आगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करें। हम लोग 1 to 6 तक जो देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द एडजेसेंट फिगर HOPE मीन्स होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर XYZ एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। यहाँ पर भी कल जैसे हमने सम्स किए थे वैसे ही सम यहाँ पर भी है ना, कि ये HOPE ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। उसके अंदर हमें ये XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये X, ये Y, ये Z, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान देना कैसे फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले एक एक करके जो फाइंड करते हैं ना, लॉजिकली समझना। सबसे पहले ऐसे शुरू करेंगे कि यहाँ देखो, ये जो Y है ना, Y यहाँ पे दिया हुआ है, आधे में दिया हुआ है ना, लाइन के इस तरफ ये Y, और दूसरा लाइन के इस तरफ यहाँ 40 दिया हुआ है। तो ये Y और ये 40 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। XYZ में से जो पहले मिलता हो पहले उसे ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे ये Y और यहाँ पे ये 40 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये y की वैल्यू भी 40 कहलाएगी। सबसे पहले तो यही मिल जाएगा कि ये y इक्वल टू 40। क्यों 40 हुआ? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बराबर ना, इसलिए ये y इक्वल टू 40 मिला हमें। ये क्लियर। अब दूसरा देखें इसमें, तो यहाँ देखो कि ये जो z हमें फाइंड करना है ना, ये z फाइंड करना है ना, तो ये z अकेला नहीं है, ये यहाँ पे आधा एंगल है। पूरा एंगल अगर देखो इसे, तो पूरा एंगल ये z प्लस 40 बनता है ना, बराबर ना। बीच में ये डायगोनल बना हुआ है, बीच में लाइन बनी हुई है, तो ये z हाफ एंगल हुआ। बाकी अगर पूरा कहो तो पूरा तो z प्लस 40 दोनों मिलाकर पूरा होता है ना। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल समझो, ये h वाला पूरा एंगल z प्लस 40, और यहाँ पे इस तरफ आया हुआ ये एंगल 70। तो देखो, ये पूरा एंगल z प्लस 40 और इस तरफ का ये 70, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ये बीच में जो डायगोनल बना हुआ है, बीच में जो लाइन बनी हुई है, सपोज अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन अगर नहीं होती, तो इमेजिन करो कि ये पूरा z प्लस 40 और यहाँ पे ये 70, वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दोनों कैसे कहलाते हैं? इक्वल कहलाते हैं, बराबर। तो देखो, यहाँ दूसरा स्टेप ऐसा लिख सकते हैं कि z प्लस 40 इक्वल टू 70। यहाँ पे z प्लस 40 ये पूरा, और यहाँ पे ये 70 तो पूरा ही दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं। z प्लस 40 और ये 70 इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, इसलिए ये इक्वल कहलाए ना, बराबर ना। अब इसमें से अगर हमें ये z फाइंड करना है तो ये 40 कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। मतलब कि z इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। ये z की वैल्यू भी मिल जाएगी 30। समझ आई बात? तो देखो, अब ये z भी मिल गया ना, ठीक है। अब x फाइंड करना है, तो x ऐसे ढूंढ सकते हैं कि फिर से हम लोग अगर ऐसे ही लें कि ये z प्लस 40 पूरा एंगल, ये z प्लस 40 पूरा एंगल लेते हैं, और उसके साथ में ये x पूरा एंगल, समझना, ये x पूरा, और यहाँ पे ये z प्लस 40 पूरा, आधा आधा नहीं ले रहे, ये z प्लस 40 पूरा ही। तो ये दोनों, ये और ये x, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पे ये z प्लस 40 और यहाँ पे ये x, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट मतलब पास पास के एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल हमेशा कैसे होते हैं? 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो ये x एंगल, ये जो दिया हुआ है एंगल x, और दूसरा प्लस z प्लस 40, तो दूसरा ये z प्लस 40 ये पूरा एंगल इक्वल टू 180। क्यों 180? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं।
समझ आई ना बात कि ये x और ये z प्लस 40 इक्वल टू 180 हो गया। अब उसमें से ये जो z है ना, वो z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। z की वैल्यू कितनी मिल गई थी? 30 मिल गई थी। तो z की वैल्यू अगर 30 मिल चुकी थी तो यहाँ पे समझो मैं 30 लिखूँ, ये z की प्लेस पर क्या लिखा जाए? 30। तो ये 30 प्लस 40, तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 70, बरोबर ना। z प्लस 40 दिया हुआ है तो z की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 40 कितना मिल जाएगा? 70। मीन्स ये हो गया x प्लस 70 इक्वल टू 180। उसमें से अगर हमें x ढूंढना है तो ये 70 माइनस में जाएगा। 70 को अगर माइनस में ले जाएं मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होगा? 110। x की वैल्यू भी मिल गई ना। तो ऐसा ये x, ये y, ये z, ये तीनों वैल्यू मिल गई हमें, बरोबर। ध्यान देना बेटा, हर सब में थोड़ी थोड़ी मेथड चेंज है तो उनमें समझना। अब देखो ऐसे ही इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि क्वेश्चन 8 में भी ये ड्राइंग दी गई है और उसके लिए ऐसे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है ना, बरोबर। ये GUNS ये चारों जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पैरेललोग्राम है और हमें एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है। कि यहाँ पे जो है 3x दिया हुआ है तो वो x ढूंढना है, और यहाँ पे 3y माइनस 1 दिया हुआ है तो हमें ये y ढूंढना है, ठीक है। अब इसमें एंगल नहीं दिए हुए, अब इसमें साइड दी गई है। तो साइड का रूल क्या आता है? पैरेललोग्राम में साइड्स का रूल क्या है? इसमें एंगल तो नहीं दिए हुए, तो साइड्स का रूल ये आता है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, सामने सामने की साइड्स हमेशा कैसी होती है? इक्वल। तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं ना सेंटेंस में कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। कि ये लेंथ हमेशा कैसी होगी? इक्वल होगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जी यू इक्वल टू एस एन, ऐसे लिख सकते हैं। जी यू कौन सी? ये साइड हुई ना, ये जी यू, और उसके सामने ये साइड है एस एन, कि ये दोनों सामने सामने इक्वल हुआ ना, ये अपोजिट साइड हुई ना, वो दोनों इक्वल। तो जी यू की वैल्यू कितनी है? जी यू की वैल्यू ये है 3y माइनस 1, बराबर। और सामने एस एन की वैल्यू कितनी है? 26। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं कि जी यू की जगह पे 3y माइनस 1 इक्वल टू एस एन पे 26। ये एक इक्वेशन बन गई ना। अब इस पर से y मिल जाएगा कि नहीं? कि देखो सबसे पहले ये -1 है, वो -1 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसे डायरेक्टली लिखा है कि -1 को यहाँ ले जाएं तो +1, मतलब 26 + 1 कितना हो जाएगा? 27। मतलब 3y इक्वल टू 27 हो गया, -1 वहाँ पे गया, +1, 3y इक्वल टू 27, बराबर। और उसमें से ये अगर y फाइंड करना है तो 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अगर y की वैल्यू ढूंढनी है तो ये 3 डिवाइड में जाएगा, मतलब कि y इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 9। y की वैल्यू मिल गई ना, ये 9। ओके, तो देखो y मिल गया ना। अब ऐसे ही दूसरी दो साइड सामने सामने की हम लोग इक्वल बनाएंगे कि अब ऐसे लिख सकते हैं एस जी इक्वल टू एन यू। दूसरे स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं ना कि एस जी ये वाली साइड हो गई और एन यू उसके सामने ये वाली साइड। तो इनकी वैल्यू अगर लिखे ना तो एस जी की वैल्यू कितनी है? 3x, और एन यू की वैल्यू कितनी है? 18। तो ऐसा लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 18, बराबर। अब इसमें से भी अगर x फाइंड करना है तो ये 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, मतलब कि x इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये x और y दोनों मिल गए। समझ आई बात? इसमें इसमें एंगल्स नहीं दिए हुए थे, इसमें साइड्स दी गई थी, तो हमने साइड्स के हिसाब से फाइंड किया, बरोबर ना। अब ऐसे ही ये 8th में ही सेकंड भी है, 8th में सेकंड, उसमें भी दिया हुआ है द फॉलोइंग फिगर RUNS रन्स इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। अब इसमें भी दिया हुआ है ये RUNS, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो पैरेललोग्राम बनते हैं और हमें अंदर ये x और y ढूंढना है।
तो यहाँ समझो बेटा, अब यहाँ बाहर की साइड नहीं दी गई है, अब यहाँ अंदर के डायगोनल्स दिए हुए हैं। ये अंदर की जो साइड हो, कोई भी पैरेललोग्राम बना हुआ हो, और पैरेललोग्राम में ये जो अंदर की साइड हो, वो अंदर की साइड क्या कहलाती है? डायगोनल्स। और डायगोनल का भी एक रूल हमने समझा था, पैरेललोग्राम के साथ डायगोनल का रूल भी समझा था कि डायगोनल्स बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये आधा डायगोनल और ये आधा डायगोनल इक्वल होता है। मतलब अगर ये लाइन में देखो ना, तो ये 20 और उसके सामने ये y+7, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ आई बात? ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये 20 और उसके सामने ये y+7, ये दोनों कैसे कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। बरोबर। वैसे ही यहाँ दूसरी साइड भी, कि ये आधा डायगोनल और ये आधा डायगोनल भी हमेशा इक्वल होता है। मतलब इस साइड में ये जो डायगोनल बना हुआ है, उसमें ये x+y और ये 16, वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सेंटेंस लिखेंगे कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना, हाफ इक्वल पार्ट हो जाते हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं y+7 = 20। लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे ये y+7 और यहाँ पे ये 20, कि ये दोनों कैसे कहलाएंगे? इक्वल। तो उसमें से अगर हमें y ढूंढना हो, सबसे सिंपल, ये y अगर फाइंड करना है तो 7 कहाँ जाएगा? यहाँ पे माइनस में। बरोबर ना, 7 माइनस में जाएगा, मतलब y = क्या हो जाएगा? 20 - 7। तो 20 - 7 कितना होगा? 13। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 13 मिल जाएगी। बरोबर। ऐसे ही दूसरे स्टेप में, अब दूसरे स्टेप में ये लिखेंगे कि x+y और यहाँ पे ये 16, ये आधा आधा लिखेंगे कि x+y = 16। ठीक है, जिसमें से x हमें ढूंढना है और ये y की वैल्यू हमें मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 13 मिली ना। तो यहाँ x+13 लिख सकते हैं, y की प्लेस पर 13 लिखें = 16। तो उसमें से भी अगर हमें x ढूंढना है तो ये 13 कहाँ जाएगा? इस साइड माइनस में चला जाएगा। तो 13 माइनस में जाएगा तो 16 - 13, 16 - 13, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। तो ऐसे इसमें भी x और y दोनों मिल गया ना। ठीक है, इसमें भी एंगल नहीं थे, इसमें डायगोनल्स दिए हुए थे, उसके हिसाब से ढूंढा हमने। बराबर। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि क्वेश्चन 9 में ऐसा दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE क्ल्यू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ ना, एक ही ड्राइंग के अंदर दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं। पहला पैरेललोग्राम बना हुआ है RISK रिस्क। देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है कि ये R, ये बना हुआ ना RI, फिर मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये S और यहाँ K। ये एक पैरेललोग्राम है, बन रहा है ना, ये RISK ऐसे। और दूसरा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका नाम है CLUE क्ल्यू। मतलब यहाँ से अगर C से शुरू करो ना, तो ये CL, ये U और यहाँ E, तो ये CLUE क्ल्यू, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों के बीच में हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? ये x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो ना, यहाँ पे देखो ये अलग अलग वैल्यूज दूसरी जो दी गई है कि यहाँ पे 120 दिया हुआ है और यहाँ पे 70 दिया हुआ है। तो ये x जो हमें फाइंड करना है, तो उसे हम लोग 3 स्टेप में ढूंढेंगे। ध्यान देना, 3 स्टेप में फाइंड करेंगे और वो तीनों स्टेप में अलग अलग बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, डायरेक्ट सम करके हम लोग इसे सॉल्व करें तो देखो सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसमें पैरेललोग्राम अलग से लेंगे। वो आएगा रिस्क, RISK। ये जो पूरी ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग में से मैं एक पार्ट अलग कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट? ये कि यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना, देखो कि ये R, ये I, बराबर, RISK, ये 4 पार्ट है ना, उसको मैंने एक अलग से ड्राइंग बना ली, RIS और ये K।
ठीक है। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना RISK, जिसके अंदर ये k की वैल्यू 120 दी गई है। ये k की वैल्यू कितनी दी गई है? 120। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? इसमें तो हमें x ढूंढना है ना। तो x ढूंढने के लिए सबसे पहले ना उसके पास वाला एंगल ये s ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे जो 120 है ना, तो उसके पास में ये s ढूंढा जाएगा ये ड्राइंग के हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैं इसमें से ये अलग ड्राइंग कर रहा हूँ कि ये s ढूंढेंगे। और ये s कैसे फाइंड करेंगे? तो s होगा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ये 120 दिया हुआ है ना, और ये वाला एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब दोनों पास पास के एंगल हैं। और पास पास के एंगल का टोटल कितना होता है? हमेशा 180। तो उसके हिसाब से अगर ये 120 दिया हुआ है तो बाकी का ये पार्ट मिल जाएगा ना, ये s की वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, तो देखो इसे लिखेंगे ऐसे, ये पहला स्टेप हुआ। ध्यान से समझना कि ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल, पास पास के एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। सो इन पैरेललोग्राम RISK, ये जो मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया कि ये RISK इस पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल जो दिया हुआ है 120, उसका नाम क्या लिख सकते हैं? उसका नाम लिखें एंगल RKS। ये एंगल हुआ ना RKS। तो ये वाला एंगल 120 जिसमें बीच में ये K आया। और दूसरा ये एंगल जो ढूंढना है S वाला, वो एंगल ISK या तो KSI जो भी लिखो, वो एंगल ISK इक्वल टू 180। समझे? एंगल RKS प्लस एंगल ISK इक्वल टू 180, ये दोनों का टोटल वो 180 होगा। जिसमें से ये RKS उसकी वैल्यू तो दी गई है 120, तो RKS की जगह पर 120 और ये ISK फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो उसमें से अगर हमें ये ISK ढूंढना हो तो ये 120 को कहाँ ले जाएंगे? माइनस में ले जाएंगे। मतलब कि ये 180 माइनस 120 होगा। तो 180 में से 120 माइनस करें तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। मतलब ISK उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 60 की वैल्यू। ये जो S ढूंढना था ना यहाँ ड्राइंग में, देख रहे हो ये अंदर का पार्ट, S के ये अंदर का पार्ट है, वो कितना मिलेगा हमें? 60 का एंगल मिलेगा। बरोबर, ये ध्यान रखना। ये पहला स्टेप किया। देखो अब ऐसे ही इसमें सेकंड स्टेप देखें तो देखो सेकंड स्टेप में अब दूसरा पैरेललोग्राम लेंगे। जैसे पहले RISK ये रिस्क लिया था, तो इस क्वेश्चन में दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? तो वो है CLUE। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि ये C, ये L, ठीक है, CLUE, ये जो पैरेललोग्राम है, अब इसे ध्यान देंगे। चलो इसे भी अगर एक अलग से ड्राइंग में अगर देख ले तो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, ये पैरेललोग्राम ऐसा है CLUE। अब इसके अंदर ये L की वैल्यू दी गई है 70, दी गई है ना, ये L की वैल्यू 70 दी गई है। मतलब यहाँ पे अगर L 70 है तो हम लोग क्या ढूंढना है पता है? देखो हमें फाइनली तो x ढूंढना है। तो x ढूंढने के लिए पहले हमने s की वैल्यू ढूंढ ली पहले वाले स्टेप में। अब ये स्टेप में उसके पास वाले e की वैल्यू ढूंढेंगे। किसकी वैल्यू ढूंढेंगे? e की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमें ये e की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ 70 दिया हुआ है और उसके सामने ये ढूंढना है हमें। तो ये सामने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल्स। और अपोजिट एंगल का रूल क्या आता है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये रूल है ना कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब ये 70 और उसके सामने ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो इन पैरेललोग्राम CLUE, एंगल ULC कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल ना ULC, ये वाला एंगल, ये L जिसमें आया, इक्वल टू एंगल CEU, इक्वल टू करके एंगल CEU हुआ। बराबर, एंगल CEU ये उसमें आया, ये दोनों इक्वल कितने होंगे? 70। मतलब ये वाला एंगल भी अब मिल गया हमें 70। तो देखो अब यहाँ पे आखिरी स्टेप पे चलेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये E की वैल्यू भी मिल गई और यहाँ ये S की वैल्यू भी मिल गई। तो अब ये X ढूंढेंगे।
तो अब सम का लास्ट स्टेप देखें, 2 स्टेप जैसे देखें, अब लास्ट स्टेप में कि अब यहाँ देखना कि अब हम लोग सिर्फ ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल हम लोग समझेंगे, बाकी के पूरे ड्राइंग की काम नहीं है, कि ये सिर्फ अब हमारा ट्राइंगल है अलग से, ठीक है, जिसमें इसका नाम ई दिया हुआ है, यहाँ पे ये ई, यहाँ पे एस है, और यहाँ कोई पॉइंट इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, ये खाली अंदर का एंगल एक्स दिया हुआ है। तो अब हमने रूल के हिसाब से तो ऐसे ढूंढा कि ये ई की वैल्यू वो हमने 70 ढूंढ ली, इससे पहले ही ढूंढा ना, और यहाँ एस की वैल्यू फर्स्ट वाले स्टेप में हमने 60 ढूंढी थी कि नहीं, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल में, ये जो आप ड्राइंग में देख रहे हो कि ये वाले अलग से ट्राइंगल में ये तीनों का टोटल हमेशा कितना होता है, 180। कोई भी ट्राइंगल देखो, भले ये छोटा ही ट्राइंगल क्यों ना हो, उसमें तीनों एंगल का टोटल तो 180 होगा। उसमें से 2 एंगल आपको दिए हुए हैं 70 और 60, तो तीसरा एंगल मिल जाएगा ना, बरोबर ना। ऐसे लिख सकते हैं अब इसमें कि वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल में तीनों का टोटल हमेशा 180 होता है। सो तीनों एंगल में एक x प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180। नाम तो तीनों का प्रॉपर है ही नहीं, इस पॉइंट का तो नाम ही नहीं है ना, तो इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कि ये x 60 और 70 तीनों का टोटल 180। तो जिसमें 60 प्लस 70 कितना हुआ, 130 ना, कि x प्लस 130 इक्वल टू 180। उसमें से फिर से अगर हमें x ढूंढना हो तो 130 कहाँ जाएगा, माइनस में, तो अगर 130 माइनस में ले जाएं तो 180 माइनस 130, 180 में से 130 जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 50। x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, बराबर, समझ आई ये बात, ठीक है। तो ऐसे हमें जो फाइनली x की वैल्यू ढूंढनी थी वो ये तीनों स्टेप से मिल गई ना। अब ऐसे ही इसमें आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन 10 में ऐसे दिया हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम एंड विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। कि यहाँ बताओ ये जो ड्राइंग दी गई है, क्या ये ड्राइंग ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम मतलब क्या याद है, जो पहले हमने पढ़ा था, ट्रेपेजियम मतलब वो कहलाता है कि जिसमें कोई 2 साइड पैरेलल हो, जिसमें 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल नहीं हो तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो यहाँ जो ये ड्राइंग दी गई है, क्या ये ड्राइंग ट्रेपेजियम है, यस और नो, वो बताना है। अब ट्रेपेजियम में एक और रूल आता है, वो यहाँ ध्यान देना कि ट्रेपेजियम में जो भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड होता है ना, सुनना ध्यान से, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, मतलब जैसे कि यहाँ पे 100 और 80, ये इंटीरियर अंदर आए हुए हैं, बाहर नहीं है, उसमें ड्राइंग के बाहर नहीं, अंदर है, और सेम साइड पे है ना, यहाँ पे नहीं है, सामने सामने नहीं, सेम साइड, एक ही साइड पे दोनों आए हुए हैं ना, तो उनका टोटल अगर 180 हो ना, अगर उनका प्लस 180 आता हो तो मतलब वो ट्रेपेजियम सही है। ट्रेपेजियम है या नहीं वो पहचानना हो ना, तो ऐसे पहचानते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, अगर अंदर का दोनों का टोटल वो 180 अगर आता हो तो इसका मतलब करेक्ट वो ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है और ये 80 दिया हुआ है, दोनों का प्लस करो तो 180 होता है ना, होता है ना 180, तो इसका मतलब करेक्ट, यस ये ट्रेपेजियम है, बराबर। यस करके लिखना है उसे, सिर्फ ये सेंटेंस में लिखेंगे, यहाँ पे पहले ऐसा रूल लिख देंगे कि इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइंस सच दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये अंदर एक ही साइड आए हुए, ये दोनों का टोटल वो 180 होना चाहिए। देन द गिवन टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर इन दोनों का टोटल 180 आया मतलब ये लाइंस पैरेलल होगी, ये जो 180 बनाने वाली ये दोनों लाइन है ना सामने सामने, वो दोनों लाइन पैरेलल कहलाएगी अगर ये 180 हुआ तो। सो यहाँ पे लिखेंगे ना, हियर एंगल एन एम एल, ये एन एम एल, ये बीच में एम दिया हुआ है ना, मतलब ये वाला एंगल 100 जो है, एन एम एल ये 100,
और दूसरा एंगल MLK। तो यहाँ MLK बीच में ये L दिया हुआ है, इसका मतलब ये L वाला एंगल जो 80 में है, दोनों का टोटल कितना हुआ 180, दोनों का टोटल 180 है, तो इसका मतलब करेक्ट। सो NM पैरेलल LK, बरोबर। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये सामने सामने की साइड, ये ऊपर NM और नीचे ये LK, ये सामने सामने पैरेलल कहलाए। और अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं कि देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम, कि मतलब ये ट्रेपेजियम है, करेक्ट है ये, बरोबर। समझ आई बात। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड मेजर एंगल C इन द फॉलोइंग फिगर इफ AB पैरेलल DC। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये AB की साइड है, ये ड्राइंग में ये AB की साइड और ये DC की साइड है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब एक बात तो क्लियर होती है कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हुआ, दिया हुआ है ना कि ये दोनों पैरेलल हैं, बीच में ये दो लाइन बनी हुई होती है, मतलब ये पैरेलल की साइन होती है कि ये दोनों पैरेलल हैं, मीन्स कि ये ट्रेपेजियम बना। और अगर ट्रेपेजियम बना तो ट्रेपेजियम का अभी रूल जो क्वेश्चन नंबर 10 में ही हमने रूल देखा कि उसके इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, कि जैसे ये B वाला एंगल और यहाँ पे ये C वाला एंगल, ये दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक है, अभी देखा कि नहीं कि ये पास पास में दोनों का टोटल 180 होगा, तो उसमें से अगर ये 120 दिया हुआ है तो उसके सामने ये भी मिल जाएगा कि नहीं हमें, बरोबर। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे कि हियर इट इज गिवन दैट AB पैरेलल DC, सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, कि अगर यहाँ ऐसा दिया हुआ है मतलब ये ABCD वो ट्रेपेजियम कहलाया। तो ट्रेपेजियम के रूल के हिसाब से एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये सेम साइड के एंगल है ना, ये एंगल B और एंगल C दोनों का टोटल 180 होगा, जिसमें से ये एंगल B दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल टू 120 और C हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो अगर ये एंगल C ढूंढना है तो ये 120 कहाँ जाएगा, इस साइड माइनस में, 120 माइनस में जाएगा, मतलब कि एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना बचेगा, एंगल C इक्वल टू 60 होगा। ठीक है, सिंपल है ना एकदम, आई ना बात समझ में। और ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन 12 देखें, इसमें ऐसा दिया हुआ है द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये SP और ये RQ ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये भी पैरेललोग्राम बना, सॉरी ये भी ट्रेपेजियम बना, दो साइड पैरेलल है ना, तो मतलब ये भी कौन सा फिगर बना, ट्रेपेजियम का फिगर बना। ठीक है, ऐसे ये सामने सामने दो साइड पैरेलल हैं, तो हमें ढूंढना है P और S। यहाँ पे देखो R की वैल्यू दी गई है, ये सीधा अगर बॉक्स बना हुआ हो इसका मतलब R की वैल्यू 90 होती है, ये Q की वैल्यू भी दी गई है 130, हमें ये S और P ढूंढना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और साथ में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ़ यू फाइंड मेजर R, कि अगर पहले ये R पता चल जाए देन इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड P, तो क्या ये P ढूंढने की एक से ज़्यादा मेथड है, बराबर। पहले एक सिंपल मेथड से तो ढूंढें, फिर ढूंढेंगे कि क्या इसकी कोई दूसरी मेथड भी है। तो इसका सॉल्यूशन समझना, यहाँ जैसे ड्राइंग दी गई है उनके हिसाब से सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में ये पास पास के एंगल, ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, जैसे कि ये एंगल P और ये एंगल Q, ये पास पास के एंगल, वो दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा ना पास पास में एंगल्स, कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180, बराबर। P और Q वो 180 हो जाएगा। रीजन में ऐसा लिखेंगे कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बराबर। तो उसमें से देखो P तो हमें फाइंड करना है और Q की वैल्यू दी गई है 130 इक्वल टू 180, तो उसमें से अगर हमें P ढूंढना है तो फिर से ये 130 कहाँ जाएगा, माइनस में, बराबर ना, 130 माइनस में जाएगा। तो अगर 130 को माइनस में ले जाए तो 180 माइनस 130 होगा,
मतलब कि p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। ठीक है, 180 माइनस 130, p की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये मिल गया ना, ये p की वैल्यू 50। अब ये s ढूंढना है, तो s अगर ढूंढना है तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं ना कि ये s और ये r, ये दोनों सेम साइड के एंगल है, सेम साइड, तो मतलब इन दोनों का प्लस भी 180 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ p और q का प्लस 180 लिखा, वैसे ये s और r का प्लस भी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना कि r प्लस s इक्वल टू 180। ठीक है, इसमें भी वही रीजन, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जिसमें ये r की वैल्यू 90 है और ये s ढूंढना है हमें इक्वल टू 180। तो अगर ये s फाइंड करना है, ये s की वैल्यू ढूंढनी है, तो 90 इसमें कहाँ जाएगा, माइनस में। मतलब s इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 180 में से 90 माइनस करो, s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी। तो ये s भी मिल गया ना, इसकी वैल्यू भी मिल गई 90। और अब क्वेश्चन में खाली ऐसे पूछा हुआ था कि अगर इसकी कोई दूसरी मेथड हो तो वो बताओ, क्या ये p ढूंढने के लिए कोई और मेथड है। तो हाँ, ढूंढ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे डायरेक्ट लिखें कि यस इफ वी फाइंड s, कि पहले s ढूंढ लो। s तो ऐसे ही ढूंढेंगे ना कि ये सामने अगर 90 है तो ये भी 90 हुआ। ठीक है, s तो मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड p। तो अगर पहले ये s मिल जाए ना, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल में चारों का प्लस हमेशा 360 होता है, याद है ना, ऐसा होता है कि नहीं, कि चारों का प्लस कितना होता है, 360। तो उसमें से ये मिल गया 30, ये हो गया 90, ये s भी मिल गया 90, तो उस पर से ये p ढूंढ सकता है ना, बराबर ना, p की वैल्यू मिल जाएगी ये 50। तो ऐसे भी p डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की ना, अब हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, जो हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।